So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So, I welcome to you all on the PWIT Jam and CSIR Net YouTube channel. तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का देखो CSIR नेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसा हम एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकते कि इसी से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें बिल्कुल जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। कभी आइडियल गैस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कभी कोई एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन आ गया, कभी कोई एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से। तो इसलिए इसका बेस्ट अप्रोच रहेगा कि हम इसके PYQs को डिस्कस करें। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ये बता पाना अकॉर्डिंग टू CSIR नेट कि थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज रिलेटिवली कम रहता है, स्टैटिस्टिकल का ज़्यादा रहता है। तो स्टैटिस्टिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, रैंडम वॉक एज वेल एज पार्टीशन फंक्शन एंड द आइजन मॉडल। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनकी हेल्प से हम जितना भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है, आइदर मैक्सवेल इक्वेशन, आइडियल गैस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रियल गैस, कुछ भी है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो एक कंप्लीट रिवीजन आपका थर्मोडायनेमिक्स का भी हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, अगेन आई एम सेइंग CSIR नेट के लिए आपको हम एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकते कि भाई फेज ट्रांजिशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा। सो बेटर है कि आप पूरा उसको रिवाइज करो और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज PV equal to RT। मतलब this equation is for 1 mole. At very low temperature, the volume expansion coefficient at constant pressure। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। बेसिकली दिस इज -1 by V del V by del T at constant P. This is the volume expansion coefficient. This is the volume expansion coefficient, that is beta। ये होता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ, मतलब ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्या होता है बेसिकली। चलो लेट्स सी, देखो हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है, सारी चीजें हमें गिवन है, जस्ट जो दिया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, del V by del T निकालना है एट कॉन्स्टेंट P। तो वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली R by P के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसको हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 by V R by में P। और R किसके इक्वल है, R इक्वल है PV अपॉन में PV इंटू में T। सो ये PV से PV कैंसिल और क्या बच गया, 1 by T। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सिंपल सा 1 by T, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। इसमें एक मैंने जो बहुत ज़्यादा, अगर हम 10 to 12 ईयर्स का एनालिसिस करें तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, आपके जो आइडियल गैस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एक इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपने 2 कंपार्टमेंट लिए हैं, बीच में एक वॉल लगा दी, उनको हटा दिया, फिर मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो एक हम उस अप्रोच को ज़रूर समझेंगे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करना होता है। ओके, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बेसिकली कुछ भी अलग से मेहनत करने की ज्यादा नीड नहीं थी। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या बोला है, एन आइडियल कार्नोट इंजन extract 100 joule from a heat source and dump 40 joules to a heat sink at 300 Kelvin. So the temperature of heat source is, हमें यहाँ क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स निकालना है। बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, कार्नोट इंजन के बारे में बात हो रही है। कार्नोट इंजन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर यहाँ एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, और इसके अंदर एक होता है हमारा सोर्स, बेसिकली एक हमारा सोर्स होता है इसके अंदर, एक होता है हमारा सिंक, एक होता है हमारा सिंक।
सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर होता है, दैट इज एट T1 टेम्परेचर, और सिंक का टेम्परेचर लो होता है, वो है T2 टेम्परेचर। यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट को लेते हैं सोर्स से, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट वहाँ से ही फ्लो होगी, और कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हम क्या देते हैं, हीट को देते हैं, और यहाँ वर्किंग सब्सटेंस कुछ वर्क करता है तो दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी हम क्या निकालते हैं, यहाँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू नीटा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सो वर्क डन क्या है हमारा, वर्क डन है Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है माइनस Q2 अपॉन में Q1। अब जो कार्नोट साइकिल होती है ना, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे इसी रिलेशन को आप निकालते हो कि Q1 अपॉन में Q2 दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, क्योंकि जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस केस में जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, सिस्टम की ओवरऑल जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, तो वहाँ से हमें एक ये कंक्लूजन भी मिलता है। ठीक है, दूसरा इसका अगर हम नीटा की वैल्यू को ही डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे लिए क्या होगी, 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये कुछ हमारे जनरल फॉर्मूलाज हैं फॉर द कार्नोट साइकिल। बस ये पता होना चाहिए कार्नोट साइकिल कैसा है, एक रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, रिवर्सिबल इंजन है या रिवर्सिबल साइकिल है, और रिवर्सिबल के केस में जो टोटल एंट्रोपी होती है दैट इज इक्वल टू 0, और हमारी सराउंडिंग में सारे प्रोसेस कैसे हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, तो उस केस में आपकी एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सारी बातें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी कार्नोट साइकिल के बारे में। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स, मतलब हमें T2 की वैल्यू बतानी थी, हमें T1 दिया हो, एक मिनट, हमें T2 नहीं, सॉरी, हमें T1 की वैल्यू बतानी थी, हमें T2 दिया हो, हीट सोर्स का टेम्परेचर बताना ना, हीट सोर्स इज लाइक दिस T1, तो हमें T1 की वैल्यू बतानी है, सिंक का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, और हमें Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, ये तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q1 की वैल्यू दी हुई है 100 जूल। ठीक है, दिस इज 100 जूल, और ये कितनी हुई है, दी हुई है 40 जूल। T1 हमें निकालना है, T2 की वैल्यू दी हुई है 300, राइट, यस 300। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास T1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3000 अपॉन में 4, क्लियर, 3000 अपॉन में 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज 750 केल्विन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स क्या होगा हमारा, 350 केल्विन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 350 केल्विन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ क्लासिकल नॉन लीनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर इज हैमिल्टोनियन p square by 2m plus lambda x की पावर 4 where lambda is greater than 0 is a constant। ठीक है, the specific heat of a collection of n independent such oscillator is। देखो यहाँ थोड़ा सा हैमिल्टोनियन क्या किया है अपना, मॉडिफाई हो गया। हम नॉर्मली हैमिल्टोनियन जो एक ऑसिलेटर के लिए लिखते हैं वो क्या होता है, p स्क्वायर बाय में 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हैमिल्टोनियन हम जानते हैं एक ऑसिलेटर का, फॉर एन ऑसिलेटर। ठीक है, फॉर एन ऑसिलेटर बोलो या फॉर एन एटम बोलो, क्योंकि एटम को हम कैसा भी कंसिडर करते हैं एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये होता है उसका बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपार्टीशन थ्योरम आती है। वो थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली वो ये थ्योरम ये कहती है कि जितने भी क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी
उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 kBT। ठीक है, इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या कहती है? इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या कहती है हमें? इक्वी पार्टीशन थ्योरम कहती है भाई ईच क्वाड्रेटिक टर्म, एक मिनट, एनर्जी एसोसिएटेड with each quadratic term is 1/2 kBT। अब आप लोग सोचोगे मैम यहाँ तो बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसको गलत इसका सबसे पहले मैं आपको गलत अप्रोच बता रही हूँ कि यहाँ क्या करेंगे, हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में वो ठीक हो जाए, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। कि हमारे पास जैसे लैम्डा एक्स स्क्वायर होता तो हम बहुत इजीली हैंडल कर लेते, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 1/2 kBT। यहाँ पे x की पावर 4 दे दिया तो हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस केस में आपका आंसर सही भी आ गया, मान लिया मैंने। अब अगर यहाँ पे पावर 3 दिया होता तो क्या आप इसको 3 कर देते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तब हम कैसे हैंडल करते? तो इसीलिए इसका एक जनरल अप्रोच है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन वी कैन कैलकुलेट इट। जो क्लासिकल सिस्टम, क्लासिकल ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेशन होता है, उसकी हेल्प से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो हमें जस्ट वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर x की पावर स्क्वायर के अलावा कुछ और है तो उस केस में हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें बेसिकली। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर x की पावर 4 है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन सोचो अगर x की पावर 3 आ गया, x की पावर 5 आ गया, तब तो हम ये अप्रोच नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए हमें एक जनरल मेथड पता होना चाहिए, एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए जो सब जगह वैलिड हो, चाहे 3 हो, चाहे 5, चाहे 4, चाहे 6, मीन्स इवन हो या ओड हो, कोई भी नंबर हो, हम हर जगह उसको लगा सकेंगे। सो वो जनरल अप्रोच क्या है बेसिकली इसके लिए, जब भी ऐसी कोई टर्म आ जाती है जिसमें x की पावर 2 से डिफरेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/n kBT। यहाँ जो भी n जो है पावर ऑफ x होगा, कुछ भी पावर है x की, वो यहाँ हमारा n की वैल्यू होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया x की पावर अगर 3 होता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हो जाती, 1/3 kBT। अब यहाँ हमारे वाले केस में क्या है, x की पावर 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगी 1/4 kBT। अगर x की पावर 2 होता तो 1/2 kBT, ये तो हमने समझा ही है। ठीक है, अगर x की पावर 6 होता तो भी हम क्या करते, 1/6 kBT। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर आप इसको ऐसा करना चाहो कि x की पावर 2 की पावर 3 कर दो, आप x की पावर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 kBT। अब आप क्या कहना चाह रहे हो भाई, 2 की पावर 3 कर दूं मैं, 2 की पावर 3 करूंगी तो 8 आएगा, तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। सो दिस इज द इनकरेक्ट वे। कहीं कहीं आपका सही आ सकता है आंसर, बट सब जगह सही आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज द करेक्ट वे। अगर हमारे पास x की पावर 2 से अलग कुछ भी पावर दी है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर आपको एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी, तो वो क्या होगी बेसिकली 1/n kBT। सो ये आप लोग ऐड कर सकते हो। x की पावर n है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/n kBT। ठीक है, एवरेज एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू। ठीक है, तो अब इस वाले चीज को हम यूज करेंगे। सो देखो, अब हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या गिवन है, p² बाय में 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4, दिस इज गिवन। अब हम निकालते हैं क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 kBT, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें निकालनी है तो दैट इज 1/4 kBT। अब यहाँ से क्या आएगा 2 kBT प्लस kBT, तो यहाँ से क्या बन गया बेसिकली 3/4 kBT। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो इसमें n kB क्यों दिया हुआ है,
एक मिनट, वो हमने जो निकाला है बेसिकली एनर्जी निकाला है, अभी हमें स्पेसिफिक हीट निकालना है, ठीक है, तो इसका भी टेम्परेचर से डिफरेंशिएशन भी बाकी है। सो हमें क्या निकालना था, स्पेसिफिक हीट निकालना था। स्पेसिफिक हीट क्या होगा बेसिकली, dq बाय dt। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4 kb। दिस इज फॉर 1 ऑसिलेटर एंड फॉर n ऑसिलेटर इट्स बिकम 3/4 n kb। सो दिस इज द हमारा फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। चलो देखो, अब यहाँ पे n के भी क्यों दिया हुआ है मैं यही बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, हमने ये पढ़ा है हर टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 kBt एनर्जी होती है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 kBt लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 kBt लिखेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे तो kBt आएगा, वहां से उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही मिलेगा फॉर n ऑसिलेटर। ये जो दो मैंने आपको गलत अप्रोचेस बताए हैं, अगर इस क्वेश्चन को 50% बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 10% ये वाला गलती करेंगे, 20% स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर वाली गलती करेंगे और कुछ ही % बच्चे होंगे कि ये सही इसका अप्रोच जानते होंगे। तो अब जो भी नहीं जानता है उस सबको हर बच्चे को पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट अप्रोच क्या है अगर x की पावर 2 से कुछ डिफरेंट दिया हो। और ये वाला जो लेक्चर है ना बेसिकली ये हर स्टूडेंट को हेल्प करेगा, चाहे वो CSIR नेट का हो, चाहे वो IIT जैम का हो और या फिर कोई भी एग्जाम लाइक गेट या बार्क या फिर आप जेस्ट की तैयारी कर रहे हो, हर स्टूडेंट को ये लेक्चर हेल्प करने वाला है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर पेपर में आता है। फिजिक्स से बेस्ड कोई भी पेपर दोगे सब में आता है और यही सारी चीजें आती है। और ये वाला जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया है दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर जेस्ट एज वेल एज IIT जैम कैंडिडेट्स ऑल्सो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के दिया गया क्वेश्चन है, इतना बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इतना डेप्थ में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब रेयर टू रेयर पढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसिडर अ क्लासिकल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T1 एंड T2. Which of the following graph correctly represent the qualitative behavior of the probability density function of x component of the velocity? Basically यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है ग्राफ that is for one dimension, ठीक है। यहाँ हमने जो भी अभी तक ग्राफ पढ़े होते हैं नॉर्मली बच्चों ने वो ऑलरेडी 3 डायमेंशन का पढ़ा होता है, तो इसमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ दिया हुआ है इसको टिक करके आएंगे, क्योंकि दिस इज फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है। बाकी सारे जो ग्राफ हैं वो दिस इज नॉट फॉर 1 डायमेंशन एंड दिस इज नॉट फॉर 2 डायमेंशन ऑल्सो, बट ये इनकरेक्ट ग्राफ बना हुआ अल्टीमेटली। हम बाकी बात करते हैं इन दोनों में से ही इसका एक करेक्ट आंसर होगा, और वो क्यों होगा, कैसे आएगा, उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करते हैं। दिस इज फॉर 3 डायमेंशन। सो हम 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे आएंगे, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी lies between v and v plus dv, तो वो कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू dn n 4 पाई m अपॉन में 2 पाई kBt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 kBt एंड dv। ये हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी v से v प्लस dv की रेंज में लाई करेंगे वहां पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। दिस कम्स फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहां से हम निकालते हैं अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, यही होता है। अब फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ
टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे आपके लिए, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या है, n नंबर है ना। सो यहाँ से अगर आप dn बाई n कैलकुलेट करो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन में 2 पाई kbt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 kbt dv। ओके, ये हुआ हमारे पास। अब यहां पे देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन में 2 पाई kbt 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 kbt dv। ठीक है, अब एक चीज बताती हूँ, इसी फॉर्मूले को आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो बेसिकली फॉर्मूला दिया गया है ये आपको एक टाइप से ये समझो वेलोसिटी स्पेस में दिया हुआ है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वॉल्यूम एलिमेंट आप लोगों का होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यही होता है वॉल्यूम एलिमेंट। और अगर यही मैं आपसे सरफेस एलिमेंट आपसे पूछूं तो क्या होता है, सरफेस एलिमेंट भी आप लोगों का होता है साइन थीटा डी फाई, ये होता है। या फिर अगर आप इसको एक मिनट, इट्स डिपेंड कि आप कौन से सरफेस की बात कर रहे हो, वहाँ पे आर कांस्टेंट है या थीटा कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको बेसिकली चेंज कर लेते हो। और अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो वहाँ हम एरिया कैसे लिखते हैं, बेसिकली डी ए दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, ये होता है, दिस इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और अल्टीमेटली ये किसके इक्वल है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम लिखें तो दैट इज इक्वल टू dx dy एंड dz, इसी के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं अल्टीमेटली, है ना। ये वॉल्यूम एलिमेंट बस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, ये वॉल्यूम एलिमेंट आपका कार्टेशियन सिस्टम में है ना। सो देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी चीज को जो यहाँ लिखी है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ये 4 पाई कैसे आए, ये 4 पाई आता है जब आप साइन थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन करते हो, दैट इज मीन्स सॉलिड एंगल। सो ये 4 पाई कहाँ से आता है, आपके सॉलिड एंगल से आता है, वी स्क्वायर डी वी, बाकी का आपको दिख ही रहा है, इसमें समझ आ गया होगा कि क्या है, बेसिकली आर स्क्वायर से आपने क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर लिखा हुआ है, और डी आर से आपने क्या लिखा हुआ है, डी वी लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट क्या है, आपका एक वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इसको मैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, this is P, Vx, Vy and Vz that is equal to, अब हमारे पास क्या होगा, m अपॉन में 2 पाई kbt की पावर 3/2 e की पावर mv x स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन में 2 kbt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटू में dvx dvy dvz, ये होगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, m 2 पाई kbt। अब ये क्या है, वेलोसिटी इन x एक्सिस, वेलोसिटी इन y एक्सिस, वेलोसिटी इन z एक्सिस ऑफ द पार्टिकल्स। ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप क्या कर सकते हो, pa डॉट pb डॉट pc, मतलब प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं 3 तो उनकी अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। सो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, 3/2 e की पावर माइनस mv, इट्स नॉट नाउ 3/2, इट्स बिकम 1/2, 1 डायमेंशन में 1/2 बन जाएगा, ये 2 kbt dv
एक्स। सिमिलरली यहाँ पे इसका y कॉम्पोनेंट आ जाएगा और यहाँ इसका z कॉम्पोनेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर y कॉम्पोनेंट लिख लेना, इधर इसका z कॉम्पोनेंट लिख लेना। चलो मैं लिख देती हूँ, दिस इज m2 पाई kbt की पावर 1/2 e की पावर माइनस vy स्क्वायर 2 kbt dvy। यहाँ पे क्या आएगा, m अपॉन में 2 पाई kbt की पावर 1/2 e की पावर माइनस vz स्क्वायर अपॉन में 2 kbt dvz। ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोबेबिलिटी को ऑफ हैविंग द पार्टिकल। जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो किस डायरेक्शन में, ओनली एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये जो पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन में और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड डायरेक्शन में, राइट। तो हमें क्या बताना है, अब हम चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हम प्रोबेबिलिटी, अब सोचो क्वांटम से थोड़ा सा रिलेट करो, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहाँ पे हमारे पास एक साई फंक्शन होता है, साई स्क्वायर डी टाउ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ जो आपने ये लिखा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इस dvx को हटा दो, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको मैंने बोल दिया fvx। ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा fvy, यहाँ आपका ये होगा fvz। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब देखो इसका जो वेरिएशन है वो कैसा है, e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 kbt। अगर आप इसको vx के वर्सेस में प्लॉट करोगे तो इसका वेरिएशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल की पावर एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 kbt। इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं गॉसियन फंक्शन। मीन्स ये कैसा दिख रहा है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिख रहा है। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, बेसिकली हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, जो सेंटर के अबाउट बेसिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये होता है आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज एफ वी एक्स अपॉन में वी एक्स के वर्सेस जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो अब आपको देखना होगा कि इसमें करेक्ट ग्राफ कौन सा बनाया हुआ है। तो देखो ये दोनों तो हट गए, ये किसके केस में होगा, दिस इज फॉर द 3 डायमेंशन, क्योंकि 3 डायमेंशन में जो आपका रिजल्ट आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा ना ये कि मैम यहाँ भी तो ये फंक्शन है, बट यहाँ देखो बच्चे यहाँ ये भी है साथ में मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट आप केवल गॉसियन फंक्शन का प्लॉट नहीं बना सकते। वहाँ प्लॉट कैसा बनता है, थोड़ा सा लीनियर, उसके बाद आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, थोड़ा सा लीनियर उसके बाद गॉसियन वेरिएशन आती है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या आता है, यहाँ ओनली गॉसियन फंक्शन आता है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा जस्ट लाइक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब हमें डिफरेंस समझना है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो नंबर ऑफ एटम्स है जो आपके शेडेड रीजन में आने वाले हैं वो इंक्रीज होते हैं, और जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। जो अगर हम हाई टेम्परेचर पे इसको बनाएं, दिस इज फॉर T1, एंड अगर मैं इसको T2 पे बनाऊंगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे आएगा और थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे इसकी पीक पहले यहाँ आ रही थी, अब इसकी पीक कहीं आगे आएगी। जैसे कि अगर हम चले हमारे क्वेश्चन की डिमांड पे, सो क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर ये हमारी ओरिजिन है, सो ये जैसे थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन। तो अब क्या होगा, हमारे जो इस तरफ वाला एरिया है, ये वाला एरिया बढ़ जाता है बेसिकली जब आप टेम्परेचर हाई करते हो। हाई टेम्परेचर पे जब जाते हो तो ये वाला जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बेसिकली वो बढ़ जाते हैं टेम्परेचर के साथ, जिनकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये जो ग्राफ होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें बेसिकली। तो
तो यहाँ भी यही होगा। एक मिनट, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे अगर आप बनाओगे तो ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। पहले यहाँ तक आ रहे थे, अब यहाँ आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब इसका जो प्रॉपर ग्राफ है वो इसमें बना हुआ है, देखो ये रहा, ये जो मैंने बनाया है। सो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ तो आप उससे भी जानते हो, किससे, जो हमने 3 डायमेंशन में पढ़ा होता है कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ग्राफ जो है राइट साइड में शिफ्ट होता है एज वेल एज नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ तो उसमें भी है, तो ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। पर डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ना वो हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन का, और यहाँ हमसे पूछा है बस 1 डायमेंशन का। तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पे थोड़ा हमारा फोकस कम होता है, इसीलिए CSIR नेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में आते हैं, और वो फिर बच्चों को कठिन लगता है। अब जैसे मैंने आपको सॉलिड स्टेट में भी बताया था, कभी भी आपसे फर्मी एनर्जी या फर्मी वेव वेक्टर का क्वेश्चन 3 डायमेंशन में नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर टू रेयर पूछा जाता है। मैक्स टू मैक्स जो बातें पूछी जाती है वो 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में पूछी जाती है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो 3 डायमेंशन में, अगर आप वहीं IIT जैम या गेट का क्वेश्चन देखो वहां आपको 3 डायमेंशनल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन CSIR नेट में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है इन सब टॉपिक से बेस्ड तो वो मोस्ट प्रोबेबली 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन का ही होगा। सो द 1 डायमेंशन में करेक्ट ग्राफ क्या होगा, करेक्ट ग्राफ होगा ऑप्शन इसका C, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यही आपको फर्दर हेल्प करेगा अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करनी है इन द 1 डायमेंशन। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, यहाँ मतलब ये है ना जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, बेसिकली जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होती है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी स्पीड क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो इसीलिए जो VPX होती है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब 1 डायमेंशन में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली the heat capacity at constant volume of a metal as a function of temperature is this। ये तो वैसे हमें पता भी है, यही होती है हीट कैपेसिटी। मेटल के केस में हमने पढ़ा है ना सॉलिड में कि अगर आप बात करते हो किसी इंसुलेटर की तब तो केवल T की पावर क्यूब होता, लेकिन अगर आप बात करते हो मेटल की तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। सो वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम S। अब आपको क्या निकालना है, एंट्रोपी, मतलब हमें बेसिकली एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है हीट कैपेसिटी, हमें दिया हुआ है, हमें निकालनी है एंट्रोपी, ठीक है। देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू ET प्लस BT की पावर 3। और अब आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एंट्रोपी, मतलब डेल्टा S की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत इजी है। TdS दैट इज इक्वल टू DQ, DQ इक्वल टू TdS। अब क्या है हमारे पास, DS किसके इक्वल होगा, DS इक्वल होगा बेसिकली DQ बाय TK, यही होगा। हमारे पास DQ की जगह क्या दिया हुआ, हमें दिया स्पेसिफिक हीट विच इज ऑल्सो अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा MC dt अपॉन में T। तो अब जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी अगर हीट आपको स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में निकालनी होती है, मतलब कहने का मतलब जैसे अगर आपको हीट निकालनी हो और आपको स्पेसिफिक हीट गिवन हो, वो अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट गिवन है जब तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि DQ इक्वल टू MC dt, ठीक है राइट। लेकिन जब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट दी हुई है तब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि इसमें हम स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, MC dt दिया है मतलब MC dt होता है और इसको क्या करेंगे बेसिकली टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब मेरा ये अल्फा प्लस बीटा T स्क्वायर मत करना, वो उसका बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है और शायद ऐसा दे रखा होगा, नहीं दिया भी नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये गलतियां हम करते हैं जब
कैलोरीमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें निकालने होते हैं, वहाँ पे हम ये गलती करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी अगर आप हीट कैलकुलेट कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट आपको दिया है तो वो चेक करना होगा स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आपको इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस ही यूज़ करना है, और अगर नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू दिए, तो आप डायरेक्ट जो होता है फॉर्मूला mc/dt उसको यूज़ करो और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इस बात का आप लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे अब c की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, अल्फा, चलो m को बाहर ले जाते हैं हम, अल्फा t प्लस बीटा टी क्यूब अपॉन में t इंटू में dt। सो यहाँ से क्या आएगा बेसिकली m, अब देखो ये t से एक t इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अल्फा t आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली बीटा टी क्यूब बाय में 2। ये समझ आया कैसे हुआ ऐसा? सॉरी नो इट्स 2, नो इट्स विल बी 3। कैसे हुआ ये देखो, मैंने क्या किया, पहले टेम्परेचर कॉमन लिया, नीचे वाले टी से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा अल्फा, यहाँ क्या बचा बीटा टी स्क्वायर। अब क्या है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, अल्फा टी। सेकेंड टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या थी आपके पास, बीटा टी स्क्वायर डी टी। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो बीटा टी क्यूब बाय में 3। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेसिकली, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाय में 3। ठीक है, सो अगर हम बात करें अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब बाय में 3, तो ये जो आपको दिया है दिस इज एन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको स्पेसिफिक मतलब अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक हीट आपको अगर गिवन है तो ये चेक कर लेना स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के टर्म्स में गिवन है या एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ओके, चलो ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम of n particles contained in a volume V at temperature T is given, that is P equal to n kBT minus 1 by 2 an square plus 1 by 6 bn square, where n is the number density and a and b are temperature independent constant. So if the system exhibit a gas liquid transition, then the critical temperature is, हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ प्रेशर। आप लोगों को बेसिकली टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ आप लोगों को टेम्परेचर निकालना है TC बेसिकली। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्रिटिकल टेम्परेचर निकालो या क्रिटिकल प्रेशर निकालो या क्रिटिकल वॉल्यूम निकालो, कुछ भी निकालोगे, यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर इन सब पे जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एज वेल एज जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, दोनों ही जीरो होते हैं। बस आपको ये पता है तो आप इसके सॉल्यूशन तक पहुँच जाओगे। ठीक है, ओके, सो अब हमें ये पता होना चाहिए टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। सो क्रिटिकल टेम्परेचर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल पी बाय डेल वी। ठीक है, डेल पी बाय डेल वी, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 0 और इसको निकालेंगे दैट इज डेल स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 0। TC के लिए हम ये दोनों चीज़ें निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे और फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हमें ये समझना है हमें गिवन क्या है और फिर हम इसको कैसे अप्रोच करें। देखो आप लोगों को गिवन है P दैट इज इक्वल टू n kBT। को सॉल्यूशन सॉरी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बस स्मूथली कैलकुलेशंस आपको करनी है। 1 बाय 6 bn स्क्वायर। एक बात ध्यान रखो, आपका जो भी आंसर है वो A और B के टर्म्स में। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये n क्या है, n है आपकी नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो P इक्वल टू n kBT अपॉन में V माइनस 1 बाय 2 an स्क्वायर V स्क्वायर प्लस 1 बाय 6 bn स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। यस, ये है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल P बाय डेल V एट T इक्वल टू TC, ये हम निकालने जा रहे हैं।
तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या आएगा, माइनस एन के बी टी सी अपॉन में वी स्क्वायर। सेकेंड टर्म से क्या आएगा, माइनस में है अगेन तो ये प्लस हो जाएगा और इट्स बिकम ए एन स्क्वायर वी क्यूब। थर्ड टर्म से क्या होगा, अब आपके पास थर्ड टर्म से होगा -2/6 बी एन स्क्वायर वी क्यूब, ये होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एट टी इक्वल टू टी सी पे ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सो यहाँ से हम देखें तो -n के बी टी सी अपॉन में वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेसिकली प्लस एंड दैट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन में वी क्यूब माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन में 3v क्यूब, ये होगा। सो अब जो जो चीज़ें इसमें आप कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर लो। तो यहाँ से के बी टी सी की वैल्यू क्या आ रही है, के बी टी सी की वैल्यू आएगी बेसिकली एन से ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, ए एन बाई वी माइनस बी एन बाई 3v, ये हमारे पास वैल्यू आई के बी टी सी की इक्वेशन 1, इसको हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। देखो डबल डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल पी बाय डेल स्क्वायर पी बाय डेल वी स्क्वायर। ये अगर आप निकालोगे तो फर्स्ट टर्म से क्या आएगा, 2n के बी टी सी अपॉन में क्या आएगा नीचे v क्यूब माइनस 3a n स्क्वायर अपॉन में v की पावर 4 प्लस ये होगा लगभग 3, क्योंकि नीचे बेसिकली 3 बचेगा तो 3 आएगा ऊपर। चलो काम करती हूँ, मैं ऐसे लिख लेती हूँ 6/6 बी एन स्क्वायर वी की पावर 4, माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब हमें इसको भी क्या करना है, अल्टीमेटली इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू टी सी, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो आपके पास क्या होगा बेसिकली 3a, लेकिन हमें ये चाहिए ना के बी टी सी चाहिए, तो इसको अगर हम इधर रखते हैं बाकी सबको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा बेसिकली 3a n स्क्वायर अपॉन में v की पावर 4 माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन में v की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2n के बी टी सी अपॉन में v की पावर 3। चलो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे के बी टी सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे के बी टी सी की वैल्यू। सो अगर हम के बी टी सी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या वैल्यू आएगी, बेसिकली के बी टी सी की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से 3a n स्क्वायर, एक मिनट, n से n कैंसिल हो जाएगा, एक ही n बचेगा और अपॉन में 2v। ठीक है, यहाँ पे v क्यूब है, यहाँ v की पावर 4 है तो एक v बच जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, माइनस b बाय n बाय में 2v। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रही हूँ और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, हमें क्या करना है, अल्टीमेटली n बाय v को हटाना है। लेकिन अगर मैं देखूँ इक्वेशन नंबर 1 में भी n बाय वी आ रहा है, n बाय वी आ रहा है, इधर भी n बाय वी आ रहा है, n बाय वी आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन अगेन। देखो यहाँ जो गलती है ना बेसिकली क्वेश्चन में है, अदरवाइज तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पे ये बेसिकली n की पावर 3 होना चाहिए। अब हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा n की पावर 3 के साथ। सो यहाँ पे इसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, दिस इज n की पावर 3, तो यहाँ भी वॉल्यूम क्यूब होगा। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एन के बी टी सी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है बेसिकली दिस इज वी क्यूब, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3। सो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेसिकली, जो थोड़ा थोड़ा करेक्शन की नीड है उसको कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस 3b एन क्यूब 6v4, ये होगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू n क्यूब और दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, एंड दिस इज
n क्यूब एंड v की पावर 4। अब देखो, अब इसमें एन वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तो n बाई वी बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो आपकी वैल्यू बचेगी दैट इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर अपॉन में 2v की पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बचेगी। हाँ, अब ठीक है, अब सही आएगा हमारा आंसर ए एन अपॉन में वी माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव अब निकालेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव में जो चेंज आएगा वो आएगा अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव तो ठीक है हमारा, ठीक है, और ये वाली जो सेकेंड टर्म है ये भी ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड टर्म की, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 12 बी एन क्यूब अपॉन में नीचे क्या आएगा हमारे पास 6 v की पावर 5, ये वैल्यू आएगी। अब देखो 3a n स्क्वायर v की पावर 4 माइनस 2b n क्यूब v की पावर 5, ये थोड़ी सी करेक्शन की हमें यहाँ नीड थी। ठीक है, सो अब अगर मैं देखूँ तो v की पावर 3 और n हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब जो भी है n बाई वी क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी जो KBTC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ जो हमारा पहले एरर आ रहा था ना, अब वो नहीं आएगा। अब हम दोबारा निकालते हैं, लेट मी चेक KBTC की वैल्यू। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3/2 e n अपॉन में v, राइट, यहाँ v क्यूब है, यहाँ v की पावर 4 है, ओके, माइनस b n स्क्वायर अपॉन में v की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे आई हमारे पास, एक मिनट, नॉट v की पावर 5, दिस इज v की पावर 2, राइट, यही होगा ना। हाँ, यहाँ एक पावर बचेगी, यहाँ पावर 2 बचेगी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, KBTC, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ अब आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको 1 मिलेगा, राइट साइड में अगर हम देखें तो n बाई वी दोनों से कॉमन ले सकते हैं, सो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, e माइनस b बाय में 2n अपॉन में v। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा भाई हमारे पास 3e बाय में 2 माइनस bn अपॉन में v। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज e माइनस b बाय 2 एन वी, दैट इज इक्वल टू 3a बाय 2 माइनस बी एन बाय वी। अब ये वाली टर्म इधर आएगी, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो 3a बाय 2 माइनस a दैट इज इक्वल टू a बाय 2 और b माइनस b बाय 2 इंटू में एन वी, तो दैट बिकम्स b बाय 2 एन वी, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज a बाय 2। सो n बाय v की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन b। यही हम चाहते थे, a n अपॉन v की वैल्यू आ गई, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुट n बाय v इन इक्वेशन 1। अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा, मतलब TC की वैल्यू अब हमें मिल जाएगी। सो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी बेसिकली an अपॉन में v माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन में v क्यूब, यही था ना, यहाँ इसमें 2 का भी कुछ फैक्टर था, यस, ये ठीक है। n बाई वी की वैल्यू क्या आई हमारी, n बाई वी की वैल्यू आई है a बाई बी, सो दिस इज a स्क्वायर अपॉन में b माइनस b a स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर। सो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2b, तो TC की वैल्यू आ गई हमारी a स्क्वायर अपॉन में 2kb। तो इसके
उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2bkb। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो ये इस तरीके से हमें पता भी चल जाता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में अगर एरर हो तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, अदरवाइज तो हम n/v की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, और जब हमने n/v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तब हम अपनी tc की वैल्यू तक पहुंच गए, क्योंकि हमें tc की वैल्यू निकालनी है a और b के टर्म्स में, तो हमें हटाना किसको है, बेसिकली n/v को हटाना है, तो अल्टीमेटली हमें इसी की वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमने अपना tc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, that is equal to this. A mole of gas at initial temperature Ti comes into contact with the heat reservoir at temperature Tf and the system is allowed to reach equilibrium at constant volume. ठीक है, if the specific heat of the gas is अल्फा टी वेयर अल्फा इज कांस्टेंट टोटल चेंज इन एंट्रोपी। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ सिस्टम में एक गैस है और एक हीट रिजर्वोयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज इनिशियल टेम्परेचर और हीट रिजर्वोयर का कुछ टीएफ टेम्परेचर ये दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। सो हमें क्या निकालना है, टोटल एंट्रोपी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, बेसिकली टोटल एंट्रोपी निकालनी है, मतलब डेल एस फॉर गैस प्लस डेल एस फॉर रिजर्वोयर। अब यहाँ हमें ये नहीं पता कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, बेसिकली टीएफ से हम ये नहीं कह सकते दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, या फिर लिखा है, लेट मी चेक, अ मोल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर Ti कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वोयर एट टेम्परेचर Tf। मतलब ये भी हो सकता है, वैसे नाम से हम समझ जाते हैं हीट रिजर्वोयर है मतलब हीट का भंडार है ना, तो वहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं हम Tf इज ग्रेटर देन Ti। सो अंडर इक्विलिब्रियम जो गैस का टेम्परेचर है कुछ ज़्यादा हो जाएगा और हीट रिजर्वोयर का कुछ कम हो जाएगा। तो हम अब निकालते हैं, पहले एंट्रोपी फॉर गैस निकालेंगे और देन फॉर रिजर्वोयर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चाहिए, डेल क्यू चाहिए, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू अगर मैं निकालूँ फॉर द गैस, डेल्टा क्यू फॉर गैस क्या होगा, mc/dt अपॉन में t इनिशियल से वो कुछ फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगी, Tf है ना। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अब C अगेन इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया हुआ है तो हम उसको वैल्यू लेंगे। सो दिस इज अल्फा टी डी टी अपॉन में T एंड दिस इज Ti माइन अपॉन में पावर T F। सो यहाँ से क्या आया, अल्फा Tf माइनस Ti। दिस इज द अल्टीमेटली हमने यहाँ पे एंट्रोपी फॉर गैस निकाल लिया, क्योंकि हमने टेम्परेचर से भी डिवाइड कर दिया है ना, तो हमने डायरेक्टली यहाँ एंट्रोपी फॉर गैस ही कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा Tf माइनस Ti। ओके, अब हम निकालते हैं एंट्रोपी फॉर रिजर्वोयर। एंट्रोपी फॉर अगर हमें रिजर्वोयर निकालना है तो वो क्या होगा, पहले हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका तो फिक्स टेम्परेचर है दैट इज Tf। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/Tf तो इधर रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इससे क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है, तो इससे हीट कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टेम्परेचर आएगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, Tf था, ठीक है। अब इसका कुछ फाइनल टेम्परेचर आने की कोशिश में होगा, तो वो जो होगा बेसिकली Ti और Tf के बीच में ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिमिट क्या लेनी होगी, अब इसका तो इनिशियल टेम्परेचर Ti नहीं है ना, यहाँ तो Tf से स्टार्ट होगा और Ti तक वो जा सकता है, तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर रहेगा उन दोनों के बीच में रहेगा, रिजर्वोयर का भी। तो अब अगर हम निकालें तो अब यहाँ माइनस है तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो Ti बाय में और ऊपर हो जाएगा Tf और दैट इज अल्फा टी डी टी। तो इससे क्या आएगा, बेसिकली 1 में Tf Ti Tf। इससे क्या होगा यहाँ पे, अब अल्फा टी, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। सो दिस बिकम अल्फा Tf स्क्वायर माइनस Ti स्क्वायर अपॉन में 2। सो यहाँ से क्या वैल्यू आई, दिस इज अल्फा Tf स्क्वायर माइनस Ti स्क्वायर अपॉन में 2Tf। So this is the value of entropy for reservoir.
अब अगर हम बात करें टोटल एंट्रोपी की, तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर गैस प्लस एंट्रोपी फॉर रिजर्वॉयर। तो एंट्रोपी फॉर गैस क्या आई हमारी, TF माइनस TI, और फॉर रिजर्वॉयर क्या आ रही है हमारी, अल्फा अपॉन में 2TF स्क्वायर माइनस TI स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, एक बार मैं फिर से अप्रोच बता देती हूँ। हमने निकाला गैस के लिए और हमने निकाला रिजर्वॉयर के लिए। अब गैस के लिए हम जब निकाल रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट क्या है, अब गैस का टेम्परेचर इनिशियल कुछ टेम्परेचर TI था, तो हमने कैसे निकाला, mc/dt अपॉन में T। ठीक है, यहाँ से हमने गैस का क्या निकाल लिया, एंट्रोपी निकाल लिया। अब इनिशियल से कुछ फाइनल टेम्परेचर, इसी के बीच में इसका टेम्परेचर रहने वाला है TI और TF के बीच में। ठीक है, सो ये हमने कैलकुलेट किया, हमें मिला अल्फा TF माइनस TI। अब हमने बात की फिर रिजर्वॉयर के लिए। जब हमने रिजर्वॉयर की बात की तो रिजर्वॉयर से क्या है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहीं से हीट फ्लो होती है, तो इसकी एंट्रोपी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, धीरे धीरे एंट्रोपी कम होती जा रही है, तो हमने बाहर लगा दिया माइनस का साइन। अब इसका इनिशियल स्टेज पे टेम्परेचर कितना था, TF था। अब वो टेम्परेचर कहाँ जाने की कोशिश करेगा, बेसिकली कम होने की कोशिश करेगा, तो वो किस दर जाने की कोशिश करेगा, TI की तरफ। लेकिन एकदम ये तो TI तक जाता है, TI और TF के बीच में रहेगा। तो अब देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस साइन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। लिमिट्स को जब चेंज करते हो तो बेसिकली माइनस आता है, तो माइनस माइनस इट्स बिकम प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, TI से TF। अब इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके चलो, तो द करेक्ट आंसर इज अल्फा TF माइनस TI प्लस 2 अल्फा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो लास्ट वन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने क्लास को एंड करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल system having entropy S is related to the internal energy U and V is this। यहाँ पे बेसिकली एंट्रोपी का U और V के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में आपसे गिब्स पोटेंशियल की वैल्यू पूछिए क्या होगी। G क्या है आपके पास, G है दैट इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है G की वैल्यू और S आपको दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ U एंड V दैट इज इक्वल टू C U की पावर 3/4 V की पावर 1/4। सो देखो आपके पास S की वैल्यू U और V के टर्म्स में है, U की वैल्यू और V वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, आपको T निकालना है और आपको P निकालना है। U तो है ही, V भी है ही, S की वैल्यू भी आप U और V के टर्म्स में जानते हो। हम क्या करते हैं, T और P भी निकाल लेते हैं U और V के टर्म्स में, सारे कांस्टेंट एक ही टर्म्स वेरिएबल में आ जाएंगे U और V में, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर देखो किस में है, आइदर U और V में है या फिर 0 के टर्म्स में। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है अब इसका आंसर, देखते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी नीड होगी मैक्सवेल्स पोटेंशियल की। तो मैक्सवेल पोटेंशियल को याद करने का एक बेस्ट अप्रोच है और उसे हम याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल स्क्वायर। अब वो क्या है, देखो वो क्या होता है, बेसिकली गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडी अंडर वेरी फाइन टीचर्स। ठीक है, गुड फिजिसिस्ट have studied under very fine teachers। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी आपके पास ये G H U एंड F ये है आपके मैक्सवेल पोटेंशियल्स। G stands for Gibbs free energy, H stands for Helmholtz free energy, U is internal energy and F is your sorry इसको रिपीट करते हैं, G is Gibbs free energy, H is enthalpy not Helmholtz free energy, F is Helmholtz free energy basically and U is an internal energy। ठीक है, सो एक बार इस चीज को आप लिख लो, G क्या है, G है गिब्स फ्री एनर्जी,
ओके। और H क्या है? H है आपकी एंथैल्पी। और अगर हम बात करें U क्या है? U है आपकी इंटरनल एनर्जी। और F है आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जो हम जितना भी स्टैटिस्टिकल में बात करते हैं F वो वही है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ओके, ये है आपके 4 मैक्सवेल पोटेंशियल्स। अब इनकी हेल्प से, इस स्क्वायर की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी मैक्सवेल पोटेंशियल पे बेस्ड होंगे। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको अब इनमें से किसी भी वेरिएबल को लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे df लिखना है, तो df इक्वल टू यहाँ पे dv होगा और यहाँ dt होगा। अब आपको लिखना कैसे होगा? जैसे देखो f के साथ कौन है? v और t है। अब v के इधर डायगोनल में जाओ, कौन है? p है। जब भी आप अपर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो हमेशा माइनस लिखोगे, और जब भी लोअर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो हमेशा प्लस लिखोगे। तो यहाँ पे आप अपर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो माइनस पी डी वी, और दिस इज माइनस एस डी टी। सो दिस इज द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। अब जैसे आपको किसकी जरूरत है? जी की जरूरत है, तो जी की क्या वैल्यू होगी? डी जी दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा बेसिकली? डी टी और डी पी। अब पी नीचे से ऊपर जाओगे तो दैट इज प्लस, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस। दिस इज माइनस एस डी टी और प्लस वी डी पी। सो दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किस किस की उसमें है? एस और वी। सो डी एस और डी वी। अगेन एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में माइनस, सो इट्स बिकम माइनस पी डी वी, और इधर प्लस है क्योंकि नीचे वाला है, तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हमें क्या लेना होता है? प्लस। ओके, लास्ट हमारे पास बच गया एंथैल्पी, दैट इज डी एच। डी एच क्या होगा? बेसिकली एस और पी, ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो आप इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जब भी अगर आपको लेना होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ अपर तो हम लेंगे माइनस, दिस इज नेगेटिव, और जब भी आपको लेना होगा लोअर वाले के रिस्पेक्ट में तब आप लोगे प्लस। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें भी बना देती हूँ मैं, कहीं आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहे कि ठीक है, सो जब भी आप लोअर वाले के रिस्पेक्ट में लोगे पॉजिटिव और अपर वाले के रिस्पेक्ट में लोगे तो नेगेटिव। ठीक है, चलो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब हम निकालते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? G इक्वल टू U माइनस टी एस प्लस पी वी। ठीक है, और अभी हमने देखा डी जी किसके इक्वल होता है? डी जी इक्वल होता है भाई माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी के। ठीक है, ओके। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए t की वैल्यू और हमें चाहिए p की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम t कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये सोचना होगा बेसिकली, क्योंकि हमें t की वैल्यू भी चाहिए और हमें p की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से हमें ना तो t मिलेगा ना हमें p मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो अब हम कैसे निकालें t और p? हमें क्या दिया हुआ है? s दिया हुआ है, बेसिकली एंट्रोपी दिया हुआ है u और v की टर्म्स में। सो देखो इसको ध्यान से देखो। अब अगर आप ds बाय du करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास g तो है ही नहीं, आपके पास तो s u v है, वहां से आपको निकालना है। तो जब अगर आप s को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा।
अगर आप s को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको p भी मिल जाएगा। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। देखो यहां से t ds किसके इक्वल आ रहा है, du प्लस p dv के। सो डेल s बाय डेल u एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू 1 बाई टी, डेल s बाय डेल v एट कांस्टेंट u दैट इज इक्वल टू p बाई टी। इन दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास t की वैल्यू भी आ जाएगी और p की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा, ठीक है। s इज इक्वल टू सी यू की पावर 3/4 v की पावर 1/4। ये मैंने गिब्स पोटेंशियल्स जो आपको बताए हैं, मैक्सवेल पोटेंशियल्स जो आपको मैंने आपको बताए हैं, ये सारे जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो आपका मेन काम आने वाला है वो जो हमारा इंटरनल एनर्जी से निकल रहा है वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब देखो डेल एस बाई डेल यू करना है आपको। सो डेल एस बाई डेल यू अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा एट कॉन्स्टेंट वी। सो दिस इज सी 3/4 सी u की वैल्यू -1/4 v की वैल्यू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। दिस इज 3/4 सी u की वैल्यू -1/4 v की पावर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको c को हटाना होगा। c को अगर आप हटाते हो तो c की वैल्यू क्या है, बेसिकली c की वैल्यू है 3/4 s u की पावर -1/4 और v की पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू u की पावर 3/4 और v की पावर 1/4। ये कैंसिल, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस बन जाएगा। सो दिस बिकम 3s/4u दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज 4u अपॉन में 3s। चलो हमारे पास t तो आ गया ना t। अब हमारा काम है p भी निकालना, तो p भी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास t की वैल्यू तो आ गई है, इधर ही करते हैं ताकि कैलकुलेशंस हमें पता रहे कि हमने क्या क्या कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं बेसिकली हमारा p। और p हम कैसे निकाल सकते हैं, p हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल s बाय डेल v। चलो अब हम करेंगे डेल s बाय डेल v एट कांस्टेंट u। अगर ये हमने किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, बेसिकली c u की पावर 3/4 1/4 v की पावर -3/4। अगेन हमारा काम इसको कन्वर्ट करना है। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, c को हटाएंगे बेसिकली यहाँ से, u की पावर 3/4 v की पावर -1/4 और 4। c की जगह हम क्या लिखेंगे, c की जगह हम रखेंगे s बाय दिस। सो ऊपर क्या आ जाएगा s और नीचे आएगा u की पावर 3/4 और v की पावर 1/4। यही होगा, यस, दिस इज -3/4। ओके, सो ये अगेन कैंसिल और इट्स बिकम नाउ s/4v दैट इज इक्वल टू बेसिकली p/t। और आपको p निकालना है तो t की वैल्यू को भी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, s/4v और t की वैल्यू आई थी हमारी 4u अपॉन में 3s। s से s कैंसिल, दिस बिकम 4 से 4 कैंसिल, u/v। ओके, हमने इस ये जो t आया था हमारा उसकी वैल्यू रख दी 4u/3s, तो u/v आ गया, यहाँ से u यहाँ से v। ओके, हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारा काम क्या बचा है, अब हमारा काम बचा है भाई, हमने u की वैल्यू निकाल ली, मतलब p की वैल्यू भी निकाल ली है और हमने t की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम चलते हैं हमें जो गिवन था उसके ऊपर। देखो हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी, आपके पास u तो है ही, हमें t चाहिए था वो भी हमने निकाल लिया 4u/3s करके, p चाहिए था हमने वो भी निकाल लिया। चलो अब हम सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। सो g इक्वल टू u माइनस ts, t की वैल्यू क्या आई थी हमारी 4u अपॉन में 3s इंटू में s प्लस p इंटू में v, यहाँ से आया u/v इंटू में v।
सो ये एस से एस कैंसिल और इट्स बिकम वी से वी कैंसिल. यहाँ पे क्या आया बेसिकली 2u माइनस 4u अपॉन में 3 ये आ रहा है बेसिकली. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है हम लोगों से. हम कुछ चीज़ तो छोड़ के आए हैं. देखो हमने क्या छोड़ा है, ये 4 फैक्टर छोड़ा है बेसिकली. नहीं, ये 4 तो हमने यूज़ कर लिया. एक मिनट, 1/4 वहाँ पे एक 3 भी तो था ना, ये हमने 3 छोड़ा है बेसिकली. दिस इज 3v है ना. सो दिस इज 3. ठीक है, अब ठीक है. सो देखो ये क्या हुआ 4u प्लस 3. यहाँ पे क्या है माइनस 4u अपॉन में 3. सो ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई जी की 0. तो क्या आई हमारी वैल्यू, 0 वैल्यू आई. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वही है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है. बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए. अप्रोच मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको ये देखना है ऑप्शन की क्या डिमांड है, किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है. अगर वो आप समझ गए हो तो आप अल्टीमेटली कैसे भी इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना है. बस हमें जो चीज़ एलिमिनेट करनी है उसको एलिमिनेट करना है अल्टीमेट. जैसे यहाँ पे हमारे कहीं भी सी नहीं था, अगर आप इसको यहीं पे सी की फॉर्म में लेकर चलते तो लास्ट तक आपका रिजल्ट जो आता वो सी की वैल्यू में आता. बट सी तो अगर आप रखोगे तो फिर वो हमें चाहिए ही नहीं सी, तो है ना. सो इसीलिए हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि हम किसको कितना कैंसिल कर सकते हैं. जितना हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना हमें करना है. सो आज के लिए बस इतना ही. आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. आज हमने सीखा है मैक्सवेल्स रिलेशन कैसे लिखते हैं. आज हमने सीखा है अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू अगर हमें किसी भी पार्टीशन फंक्शन का दिया है या किसी पे भी बेस्ड अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो उन्हें हमें कैसे कैसे उसको अप्रोच करना है. जैसे हमने सीखा कि अगर कोई एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हमें उसको कैसे डील करना है. स्पेसिफिक हीट अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उसको हमें कैसे डील करना है. और हमने एक जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज सीखा है दैट इज रिलेटेड विद द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर या फिर क्रिटिकल वॉल्यूम. राइट. उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा अबाउट द मैक्सवेल रिलेशंस और फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि अगर हमें कोई भी हैमिल्टोनियन गिवन है और हमें एवरेज एनर्जी लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं अगर पावर x की पावर 2 के अलावा कुछ भी दी हो. तो मतलब स्क्वायर के अलावा अगर कुछ पावर दी है पोटेंशियल में तो उसके केस में हम एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो वो भी आज हमने सीखा है. ठीक है. सो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके और कुछ टॉपिक्स जो मैं बता रही थी आपको कि बीच में कुछ पार्टीशन लगा देते हैं. 2 बॉक्सेस हैं फॉर एग्जांपल, उसके बीच में कोई पार्टीशन लगा दिया आपने और उसके बाद उस पार्टीशन को हटा दो तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा. इस टाइप का क्वेश्चन हम 1 या 2 ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा कांस्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर पेपर में आपके आ रहा है. तो एक वो डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स को. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं उसको हम कवर करेंगे. ठीक है. तो आई होप आपको इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा. जैसे कि हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ हमने पढ़ लिए, कुछ अभी हम और पढ़ेंगे. और अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, एटॉमिक इन मॉलिक्यूलर फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है. तो इन लेक्चर का अगर हम गिस्ट निकालें तो हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और अभी तो कवर करना बाकी भी है आप लोगों का, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जैसे सब्जेक्ट्स भी अभी आपके बाकी है. तो इस सीरीज़ के कंटिन्यू में आपको अभी आगे लेक्चर्स मिलेंगे, आगे और प्रॉफिट होगा. अभी कुछ पार्ट आपका कवर हो चुका है और कुछ अभी जल्दी ही आपका कवर हो जाएगा. सो हमेशा कनेक्टेड रहना और लास्ट में आपको इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. ये आप एग्जाम के बाद खुद भी देखोगे और खुद भी एनालाइज कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पार्ट और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोडायनामिक्स.